हम बचपन से क्रांतिकारी आदमी हैं, और क्रांतिकारी आदमी क्रूअल नहीं होता भाई साहब, वो असल में कंपैशनेट होता है। ओ भाई तो मेरी तस्वीर है, उस टाइम पे तो इतना पूरा हमारा शरीर से अश्रु निकला था भाई साहब। मिल गया, अरे यार तुम मिल गए हो तो ऐसा लग रहा है कि जहां मिल गया, अब तुम ये जहां मुझसे दूर करना चाह रही हो। तो अपने नगर निगम चुनाव में चप्पा चप्पा भाजपा करते हुए पूरे चप्पे चप्पे के अंदर घूम रही थी, वो वहां पे स्कूटी लेके खड़ी है, और बताना जब चुनाव आया तो 50 आदमी से कोई नहीं मिला जाने के लिए, हमको जाना पड़ा। 1 साल 2 साल, मैं तो चाहता हूँ 500 साल चले, यदि वो 4 साल बाद भी चली गई। जब हमको लवर प्राप्त हो जाती है एक लड़की, मदन सिंह ढींगरा की, वीर सावरकर की, सुभाष चंद्र बोस की, कान्हा हरे की, खुदीराम बोस की, चाफेकर बंधु, और वो एकदम शॉक हो गई। एंड दैट मोमेंट आई स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ द होल मॉल। यदि मैं इंसान का जन्म लेके आया, यदि मैं 2 आंखें लेके आया, 2 पैर लेके आया, फ्रंटल लोब लेके आया, टेम्पोरल लोब लेके आया, लिंग लेके आया, अंडकोश लेके आया, तो कुछ मेरे बेसिक अधिकार बनते हैं। ठीक है, इतना रोना पड़ा कि उसको अंत में कहना पड़ा कि अब बार बार रोना बहुत हो गया, अब तुम जाओ। At her, that was the first time I experienced a woman's love, and I started crying. प्यार प्राप्त करने के लिए प्यार करने लायक व्यक्ति बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुम 8 साल से बता ही रहे हैं, सुपीरियर बनना पड़ेगा। तो हम बने। तो जिस समय शाहरुख खान के आंसू निकल गए तो हमारे भी आंसू निकल गए। सारी रात तेरी याद मुझे आती रही। तो आप सोचो, तुमको क्या थे खबर, था मैं कितना अकेला। तो बस वो जो हनी 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 मौसी से बात कर ले, हनी हनी मौसी से बात कर ले। अरे हनी क्या बात कर ले जब। Today is 3rd of September 2024 and I'll talk about my sensitive nature, my sensitive and emotional and kind and compassionate nature. And why do I appear cruel, logical, insensitive to some people, or a lot of people, sometimes or many times or all the times? So first we'll see a couple of illustrations from my family, my childhood, the songs and movie scenes that I reacted upon emotionally, incidents with my lovers in past 20 years, moments when I cried, why I cried, and when I cried with what intensity I cried in private or public, and what was the pattern every time I cried. So what was the reason? What's the nature of this person who does this kind of behavior every time this thing happens in these kind of situations? So in my childhood, I have never been with my father. Now by some theory, people may say that I always lack love of my father, but as far as I have self-reflected in my life, and I feel I never feel lack of love of my father. What I feel about my father is he was one of the greatest and finest man that I have ever seen or met, only for a short duration, but the society did not value him. If society had valued him, he would be at least PM of this country. So society must be punished for it. So this is an emotion that I have, not just for my father but for Rajiv Dixit, for Madanlal Dhingra, Savarkar, Kanha Hare, Chafekar Bandhu, Khudiram Bose, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Chandrasekhar, etc. Pawan Juri, RCM, and of course myself. But इन सब में और मुझ में फर्क है, ये सब लोग बलिदान करके चले गए। मैं बलिदान करके नहीं जाऊंगा, मैं यूरोप जाके मोगेम्बो के साथ कोलैब करूंगा और इन सब का बलिदान मांग लूंगा। मैं नहीं बोलूंगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं बोलूंगा खून तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं ले लूंगा और आजादी तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो वो एक इमोशन है, फादर के प्रति बेसिकली कोई इमोशन नहीं है। नाउ सिंस माय चाइल्डहुड I do not have any emotions for my sisters as well, but I have been very emotionally and physically connected with my mother, and since my mother was a working busy woman, so she put us
एट नानीज प्लेस जहाँ पर नानी रहती है, नाना होते हैं, मामी मामा मौसी रहती हैं। तो मौसी जो थी, जो अनमैरिड मौसी थी, जो ऑलमोस्ट मदर की एज की थी बट छोटी थी, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय मैंने बिताया है। सो उनके पीछे पीछे मैं घूमता रहता था। सो आई ऑलवेज सॉट, आई ऑलवेज chase that kind of, or not just chase, I have always like been after, I always wanted that kind of affection from a motherly woman. So when my mother was at office, those days when I was at my nani's place with my mausi, I would sleep with my mausi. I would spend as much as time as possible with my mausi. But when I grew up, like 7, 8, or even 10, 11, 12, 13, 14, 15, and I started staying back at home with mother, I used to sleep hugging my mother. Can you imagine? Not just when I was 15, when I went to Kota, then I came back when I went to IITB, it was in 2005, and then 6, maybe up to 7. Then I may say that I started sleeping in a different room. Every time I would visit from IIT Bombay, every time I would visit home, then I would sleep on the same large bed that where my mother would sleep, and I would sleep hugging her. And I became atheist at a very young age. But at a very very young age, since my childhood, I was very much into gods and mythology. I used to draw and paint Hanuman, Vishnu, Shiv a lot. I used to watch Om Namah Shivaya, Jai Hanuman a lot. But then I came in second class, third class, fourth class, and science, I found there was something like science. So I started realizing that science is the thing, logic is the thing, and the God does not exist, and all this pair chuna wuna is a bad thing. So I stopped touching feet of my mother, but I continued touching feet of another relatives, not to create scene. But I stopped touching mother's feet every time there was some festival or I had to go to some exam. I stopped touching her feet, but I continued hugging her till today, 2024. I continued hugging her. I continued that physical contact with her, holding her hands every time I'm meeting her, even these days in 2024. So the logic behind this skin to skin contact is that, of course, when a human experiences another human's skin, the skin feels safe. The organism feels that it is next to its own species. एक इंसान ही इंसान के करीब है। इंसान से किसी शेर की या किसी सांप की या किसी जानवर की जो स्किन है वो टच नहीं कर रही है। The human's skin is touching human's skin. So this memory of this touch is the memory of security and safety. समझ रहे हैं आप? So memory of human touch with the human touch in the human DNA is the memory of, is a sign of, is the symbol of, is the acknowledgement of safety and security. So DNA of a child always knows this, and this was my default natural authentic and organic behavior to seek that touch of my mother or Mausi. So that was my relation with mother. Now you need to understand this. When I was a child, I would not meet anyone, no relatives. I would not go for gully cricket. I would not mingle with neighbors. I would not step down and interact with my mother or my sisters. We would interact
only very limited during some meal or some common events, but otherwise I would spend most of my time in a corner of my home, reading textbooks and reading non-textbooks and making notes of textbooks, doing homework and making notes of non-textbooks and paper clips. All these illustrations are there in the demonstration on this YouTube channel with the title बचपन की डायरी और पेपर की कटिंग, मेरे बचपन की डायरी, with that title. So I was saying that this kind of behavior was there in my childhood, because of which there was no communication between me and my family. So there was no deep conversation, there was no meaningful interaction between me and my family. But and when I left Ajmer and I went to Kota for 1 year, then I went to IIT Bombay, then I stayed in Mumbai for 8 years, and meanwhile I kept coming to Ajmer. But while I was away from home, when I was in Kota, when I was in IIT Bombay, I would very less frequently call my mother in my home. I would call like maximum a week, once a week, but only as a duty, not because I had this inner calling to call them. Because now this also has a deep meaning. Basically, बचपन से ही I have realized that people are not doing any meaningful conversations. तो लोगों से क्या बात करनी. तो बचपन में हमारे यहाँ मोबाइल नहीं था, जैसे कि उस जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे और टेलीफोन भी बहुत रेयर हुआ करते थे. तो टेलीफोन जब रेयर हुआ करते थे तो पड़ोसी का नंबर दिया जाता था, पीपी लिखा जाता था, पड़ोसी परेशान. तो फिर धीरे धीरे दौर बदलने लगा और लोगों के अंदर फोन आने लगा, लोगों के घर के अंदर, लोगों की जिंदगी के अंदर फोन आने लगा. तो टेलीफोन जब हमारे घर पे आया तो एकदम से मजमा लग गया. तो सारे घर वाले जमा हो गए और वो मामा को फोन लगा रहे हैं, मौसी को फोन लगा रहे हैं, सीकर वाली मौसी को फोन लगा रहे हैं, और वो जादूगर वाले मामा जी को फोन लगा रहे हैं, रिश्तेदारों को फोन लगा रहे हैं और बात कर रहे हैं. तो वो मुझे भी बुला रहे हैं. पहली बात तो मेरे ऐसा आदमी, मुझे फोन के साथ इमोशन अटैच्ड है, फोन की मशीनरी के साथ में. उधर फोन पर कौन बात करने वाला है, उसके साथ तो मेरा कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं ना. और इमोशन भी क्या, मेरा कोई इमोशन नहीं किसी रिश्तेदार के साथ में, एक्सेप्ट माय मदर एंड मौसी, वो भी वैसा गले लगने वाला, ठीक है, और गले लग के सोने वाला और हमेशा उंगली पकड़ के रखने वाला, और अब जब उनकी उम्र हो गई तो भी उनका हाथ पकड़ के रखने वाला, उस प्रकार का एक स्किन टू स्किन कांटेक्ट वाला. तो वैसा ही कम्युनिकेशन तो है, और कोई कम्युनिकेशन है नहीं कि मुझे तो पता नहीं आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या सोचते हो, और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं कि मैं उधर कोने में बैठ के क्या पढ़ता रहता हूँ. ना मेरी मदर को इंटरेस्ट है, ना मेरी सिस्टर को इंटरेस्ट है, ना मेरे मामा को, मौसी को, किसी को इंटरेस्ट है कि मैंने क्या क्या लाइब्रेरी से क्या क्या नोट्स मैं निकाल कर लेकर आया हूँ, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ. नोबडी केयर्स. तो मैं पॉइंट ये कि वो जो फोन आ गया तो उस पर मैं क्या बात करूँ, मौसी हनी 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 मौसी से बात कर ले, हनी हनी मौसी से बात कर ले. अरे हनी क्या बात कर ले, जब मौसी सामने भी होती है तो भी हनी क्या बात कर लेता है. तो ये जो फोन का मसला तब से शुरू हुआ हमारी जिंदगी में, इसने आज तक पीछा छोड़ा नहीं. बट हम ये बताना चाह रहे हैं कि कितना ज्यादा ऑथेंटिक, कितना ज्यादा नेचुरल, कितना ज्यादा ऑनेस्ट बिहेवियर है कि यदि मदर से मिलूंगा तो मदर को एकदम फिजिकली कांटेक्ट करके गले लग लूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, वहीं पे सो जाऊंगा. लेकिन फोन पर क्या बात करें. तो फोन पर बात करके मदर को मैं कभी कुछ भी, ना कोई इमोशन एक्सचेंज कर पाया, ना कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाया. बिकॉज एवरी टाइम शी वॉज इंटरेस्टेड इन कि खाना खा लिया और मौसम कैसा है और पैसे है ना, ठीक है. मतलब जब हम नहीं कमाते थे और मदर यूज्ड टू सेंड मी, तो सवाल होता था पैसे है ना, और जब हम कमाने लग गए और हम भेजने लग गए तो ये एक्नॉलेजमेंट आता था कि यहाँ पैसे मिल गए. तो बस ये एक शैलो मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन हुआ करता था. तो वो तो मेरे लिए मदर नहीं है जो मुझसे फोन पे बात कर रही है.
मदर तो मेरे लिए वो है, और मदरली फिगर मेरे लिए वो मौसी जो साक्षात मेरे सामने आ गई है, मैं मौसी गले लग गया हूं या गोद में बैठ गया हूं। ठीक है, तो ये मदर वाला सीन बता दिया, फादर वाला सीन बता दिया हमने, सिस्टर वाला सीन हमने बता दिया। सिस्टर का हमारे बारे में और हमारा उनके बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर है और पॉजिटिव राय है, बट ऐसा कोई डीप रिलेशन नहीं है कि हम दोनों साथ मिलके इंटरेक्शन करते थे, कुछ बातचीत करते थे, एक दूसरे के साथ कुछ शेयर करते थे, वो कुछ लिखती थी, हम उसका कुछ पढ़ते थे, हम कुछ लिखते थे, उसको सुनाते थे। नो 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 नो, नथिंग। साथ में कुछ करते थे? नो, नथिंग। किसी के साथ कुछ नहीं करते थे, हम उससे बड़े बड़े आदमी तलाशते थे, उनके साथ ही कुछ करते थे। अब फिल्मों वगैरह के इमोशन, गाने वगैरह के इमोशन के बारे में बात करते हैं, तो बचपन में हमने क्या देखा? बचपन में कुछ खास नहीं। फिर जब सन 2001-2 आया और हम 11th-12th क्लास में आए, तब ये फिल्में हमने देखी। मर्डर का गाना हमने देखा और राज के गाने हमने देखे, कसूर के गाने हमने देखे। कितनी बेचैन हो के तुझसे मिली, कितनी बेचैन हो के, कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला। तो बस वो जो टाइम आया था, उस टाइम पे और गाने आए थे। तुम्हें देखता हूं तो लगता है जैसे मुझे मेरी सारी खुशी मिल गई है। सदियों से जिसकी तमन्ना थी मुझको। फुटपाथ का गाना आता था, हाय पल पल मेरी जान जाती रही, सारी रात तेरी याद मुझे आती रही। तो आप सोचिए कि हम बचपन से जीवन को बड़ा ही ऑर्गेनिकली, नेचुरली और ऑथेंटिकली जीने वाले व्यक्ति हैं, जिसकी वजह से जहां हमें विज्ञान एक्सप्लोर करने को मिला, हम उसमें उतना घुसे जितना हमें इलेक्ट्रॉनिक, जितना आयुर्वेद, जितना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जितना हास्य कविताएं रिकॉर्ड कर लेकर आते थे हम हास्य कवि सम्मेलनों में से। होली पर DD1 पे जो हास्य कवि सम्मेलन आता था, उसको हम टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेते थे और बाद में उसको नोट्स बनाते थे, पॉज प्ले कर करके। आप समझिए हम उतने फाइटर वंश के आदमी हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि ये जब दौर आया तो उसमें हम ये सब गाने सुनने लगे, और गाने सुनने लगे तो हम बाकी सब चीजें एक्सप्लोर भी करते थे। जैसे अभी हमने बताया, कॉमेडी वगैरह भी एक्सप्लोर करते थे, शक्तिमान हम खूब देखते थे। तो जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में बहुत ही बेसिक चीज है ये कि पुरुष है तो स्त्री एक बहुत ही बेसिकियत वाली चीज है। उसके साथ दोस्ती होना, मिलना जुलना, वो तुम्हें छुए तुम उसको छुओ, वो तुम्हें बाहों में ले ले, आप उसे बाहों में ले लो, फिर साथ में घूमो, कुछ भी करो। जीवन के बहुत सारे आयाम हैं, उनको मिलके जियो। तो वो हमने देखा कि हमारे स्कूल में नहीं, बिकॉज आई बिलोंग टू बॉयज स्कूल, एंड उसमें कुछ कल्चर में नहीं, कल्चरल प्रैक्टिस नहीं। फॉर फिल्म के अंदर हम देख रहे हैं कि ये तो बहुत ही इंटेंस चीज है साहब, ये तो बहुत ही इंटेंस चीज है। जब वो गाना आता था, जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया, तो कितना इंटेंस था। तेरे नाम फिल्म देखी थी हमने इन अबाउट ईयर 2002 और 3 और 4। तेरे नाम फिल्म देखी थी हमने, उसका गाना था, उस चांद का मुकाबला क्या हुआ इस चांद के आगे। उस टाइम हमने गाना सुना था, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। तो हमको समझ में आया जिंदगी में ये आयाम तो कच्चे रह गया। फिर हमने RS स्टेडियम देखा, RS स्टेडियम में तो लिटरली हम रोने लग गए।
तो वहां से थोड़े थोड़े हमारे आंसू निकलना शुरू हुए। उसके बाद हमने वीर ज़ारा सिनेमा में देखी तो हमारे प्रॉपरली आंसू निकल गए। उसके बाद में कोचिंग में एक लड़की से हमें प्यार हुआ, उसने हमें नकार दिया तो हमारे आंसू निकल गए। उसके बाद स्वदेश फिल्म आई थी उस दौरान, तो स्वदेश फिल्म में जब वो 25 पैसे का पानी वाला गिलास वाला सीन आता है तो जिस समय शाहरुख खान के आंसू निकल गए तो हमारे भी आंसू निकल गए। और कहाँ का हमारे आंसू निकल गए। और उसके बाद ये रिसेंटली दशरथ मांझी की फिल्म आई थी, उसको देख के हमारे आंसू निकल गए। ठीक है, अब जिंदगी में हम प्यार तलाशने लगे, प्यार तलाशते तलाशते 2005 से हम प्यार की तलाश करने लगे और हमें रियलाइज होने लगा कि जिंदगी में बाकी सब चीजों की व्यवस्था है और इस चीज के लिए व्यवस्था नहीं है, प्यार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो प्यार प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्यार प्राप्त करने के लिए प्यार करने लायक व्यक्ति बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो हम 8 साल से बता ही रहे हैं, सुपीरियर बनना पड़ेगा। तो हम बने, तो बनने में 2005 निकल गया, 6 निकल गया। हमको बताया गया था कि आप आईआईटी में चले जाएंगे तो आपको गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, तो आईआईटी में तो मिली नहीं, ना आईआईटी के बाहर मिली, आईआईटीएन होने की वजह से नहीं मिली। और आईआईटीएंस की कितनी बुरी हालत है वो मैं इस मोनोलॉग में यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहता। तो उधर मिली नहीं, फाइट मारते रहे। 2005 चला गया, 6 चला गया, 7 चला गया, 8 चला गया, 8 आ गया, 3rd ईयर आ गया हमारा। 3rd ईयर में हमें ओरकुट के माध्यम से पहली बार चेन्नई में गर्लफ्रेंड मिली। शी वॉज मच एल्डर टू मी एंड शी वॉज वर्किंग एंड मेकिंग मनी, सो शी फंडेड माई AC, second AC train ticket from Mumbai to Chennai. And at the Chennai platform, the moment I met her, that was the first time I experienced a woman's love, and I started crying. And then our love affair ran for about a year, after which she was of course getting older and she had to go, and she said that we'll have to stop this relation, and she's getting married. So then again I started crying. So it must be about 2009 and I was 22 years old when I started crying. Yeah. So that time I started crying, and then I got my next girlfriend and then next girlfriend, and then when I had my girlfriend in 2012, she used to live in Malad and I used to live in IITB campus only, around Powai and Molod, in that area. So we had a fight in the auto when I was dropping her back to Malad, and we had to go to the mall, Infinity Mall. There is a mall, Infinity Mall in Malad. So in that mall we continued our fight, because of which she again left me, and I also left the mall, and I took the auto and I started coming back, and I realized no, I cannot go back, I need to go back to her. So I went back to her, and she was roaming around in the shopping complex like pantaloons. So मैंने उसको जाके एकदम से ऐसे टैप किया और वो मुड़ी और वो एकदम शॉक हो गई, and that moment I started crying in front of the whole mall. So that time I started crying in front of the whole mall, and of course, since I live a very basic and natural and organic life, and since a very unnatural phenomena like marriage is not a part of this basic expanding life, a moment had to come when
हर मैरिज हैज टू बी देयर। उसकी जब शादी होने वाली थी, कभी ना कभी तो उसकी शादी होने वाली थी, बिकॉज उसको तो सामाजिक नियमों का पालन करना ही था। तो उसने सामाजिक नियमों का पालन किया, तो उसकी वजह से उसने मुझे ही बोला कि मैं भी सामाजिक नियमों का पालन करूं, लेकिन मैं सामाजिक नियमों का पालन करने में अक्षम था और मैं उसको छोड़ने में भी सक्षम नहीं था। तो फिर वो मोमेंट आया जब उसको वो निर्णय लेना पड़ा और उसको जाना पड़ा। उसकी वजह से उसको भी रोना पड़ा और मुझे इनफाइनाइट रोना पड़ा। ठीक है, इतना रोना पड़ा कि उसको अंत में कहना पड़ा कि अब बार बार रोना बहुत हो गया, अब तुम जाओ। रोने का भी कोई अंत होना चाहिए। तो इसी प्रकार से एवरी टाइम माय गर्लफ्रेंड लेफ्ट मी for 20 times in past 20 years, I have cried, I've just cried, irrespective of the fact that I am in the public or I am in the private or I am on a phone call or on a video call. If I have to cry, then I have to cry. That is my child spirit. That is my authentic and organic and natural बिहेवियर। तो गाने हमने बता दिए। प्यासा फिल्म के समय भी हम रोए थे, दशरथ मांझी के समय भी हम रोए थे, स्वदेश के समय हम रोए थे, वीर ज़ारा के समय हम रोए थे, थोड़ा थोड़ा हम मुन्ना भाई के समय भी रोए थे, तारे जमीन के समय हम बहुत रोए थे। तारे जमीन के समय तो हम बहुत रोए थे। और जब खोलो खोलो दरवाजे गाना होता है, उसमें जो आमिर खान है वो उस बच्चे की जब तस्वीर बनाता है, जिस मोमेंट पे वो बच्चा देखता है कि ओ भाई तो मेरी तस्वीर है, उस टाइम पे तो इतना पूरा हमारा शरीर से अश्रु निकला था भाई साहब। हम इतने सेंसिटिव आदमी, आप समझिए, और हम इतने रोतलू आदमी हैं। और हम कहां रोए थे? सन 2023 नवंबर में अजमेर विधानसभा चुनाव में हम कंटेस्ट कर रहे थे। ये कंटेस्ट करने वाली बात से पहले हम कंक्लूड कर देते हैं कि आप देखिए कॉमनैलिटी में हम कहां कहां रो रहे हैं। हाँ, हम कभी भी ऐसी जगह नहीं रो रहे हैं जहां पर हम किसी की दया या किसी का कंपैशन या किसी प्रकार की पिटी ढूंढ रहे हैं, अपने आप को वीक दिखा रहे हैं। मतलब वीक दिखा रहे हैं, बट हम आपको समझाते हैं। ये सब जगह बेसिकली क्या है कि दुनिया में सारी चीजें एबनॉर्मल कर रखी हैं। उन एबनॉर्मल मतलब यदि मैं इंसान का जन्म लेके आया, यदि मैं 2 आंखें लेके आया, 2 पैर लेके आया, फ्रंटल लोब लेके आया, टेम्पोरल लोब लेके आया, लिंग लेके आया, अंडकोश लेके आया, तो कुछ मेरे बेसिक अधिकार बनते हैं। जैसे कि नींद पूरी लेना मेरा अधिकार बनता है, जैसे कि स्वच्छ हवा लेना, प्योर पानी पीना मेरा अधिकार बनता है, फुल ऑर्गेनिक भोजन खाना मेरा अधिकार बनता है, इंसानों से मिलना जुलना मेरा अधिकार बनता है, इंसानों में भी दोनों से मिलना जुलना अधिकार बनता है। लेकिन आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि मर्द ही मर्द से मिलता रहता है। तो मैं सोचा कि यार इसको बैलेंस कैसे किया जाए। जितने मर्द हैं मेरी जिंदगी में, उसके 1% तो औरतें आए, उतनी तो फीमेल, उतना तो फेमिनिन बैलेंस हो। तो फेमिनिन बैलेंस करने के लिए अब उसने बताया कि फेमिनिन ऐसे बैलेंस नहीं होगा, उसके लिए आपकी हिंदी दुरुस्त होनी चाहिए, अंग्रेजी दुरुस्त होनी चाहिए, आपका आई कॉन्टेक्ट अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपको चुटकुला मारने की कला आनी चाहिए, हाजिर जवाबी की कला आनी चाहिए, बात से बात निकालने की कला आनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कुछ पैसा होना चाहिए, कुछ आपके पास पैशन होना चाहिए, कुछ आपके पास ये होना चाहिए और वो होना चाहिए और वो होना चाहिए और वो होना चाहिए। तो वो सब हमने प्राप्त किया। वो सब प्राप्त करके हम मेट मार्केट में निकले, मेटिंग सिलेक्शन के मार्केट में। उसमें हमने कुछ अपने लवर को प्राप्त किया। लवर प्राप्त करने के बाद जब हमको लवर प्राप्त हो जाती है एक लड़की, तो हमारे दिल से क्या गाने निकलते हैं। हम इतने फिल्मी टाइप के आदमी हैं। ओ जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना, जहां भी तू जाए तेरे पीछे आए ये तेरा आशिक पुराना।
उस प्रकार के आदमी है। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। अरे यार तुम मिल गए हो तो ऐसा लग रहा है कि जहां मिल गया, अब तुम ये जहां मुझसे दूर करना चाह रही हो। अरे इस जहां को प्राप्त करने के लिए जो मेरा फंडामेंटल अधिकार था उसके लिए मैंने जान लगा दी, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। हमने प्यार को प्राप्त करने के लिए अपना खून तक बहाया है। ये एक प्रकार की क्रांति है। तो अपना खून बहा के अपना पूरा जीवन लगा के हम उस मुकाम तक पहुंचे जहां पर तुमने हमको सेलेक्ट कर लिया और हमने कह दिया कि जब तुम मिल ही गए हो तो ये सारा जहां मिल गया है, तो अब तुम ये जहां मुझसे दूर कर देना चाहती हो। तो अब जाके मैं हेल्पलेस हो गया, अब जाके मैं मजबूर हो गया, क्योंकि अपना जीवन लगा के सारी फाइट मार के सारे सिद्धांतों का पालन करते हुए जब हम यहाँ तक पहुंच गए कि तुमने स्वीकार ही कर लिया, प्यार दे ही दिया। वो प्यार चल गया 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल, मैं तो चाहता हूँ 500 साल चले। यदि वो 4 साल बाद भी चली गई तो भी मुझे लगता है कि वो जहां मुझसे दूर हो गया तो फिर अब मुझे रोना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब ये मैंने प्यार के मामले में बेसिक अधिकार की बात की। अब जो केला है उसके मामले में बेसिक अधिकार क्या है? जो पूरी नींद है, पूरी नींद कब मिलेगी? जब मिनरल रॉयल्टी मिलेगी, ताकि जॉब करने नहीं जाना पड़ेगा पैसे के लिए, तब जाके तो आदमी को पूरी नींद मिलेगी। तो उस पूरी नींद को लेने के लिए राइट टू रिकॉल होना चाहिए, जूरी कोर्ट होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो वो क्यों होना चाहिए? मेरा तो अधिकार है। बट चलो आपने बोला कि नहीं ऐसे नहीं, मेरे तरीके से, तो आपके तरीके से राइट टू रिकॉल आना चाहिए। चलो अब राइट टू रिकॉल लाने के लिए क्या करने पड़ेगा? राइट टू रिकॉल लेकर आने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो चुनाव लड़के मैं आ गया ना। एक बार भी यदि मैंने चुनाव का डंका उठा दिया तो उस समय क्रांति अजमेर से अमेरिका पहुंच जानी चाहिए थी। भाई साहब यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो पहली बात तो सारे के सारे गुलाम लोग तमाशा खड़े देख रहे हैं। हम नगर निगम चुनाव में डंका बजाए जा रहे हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं, फिर भी फाइट मारे जा रहे हैं। गली के कोने कोने में, पूरी देश के दुनिया के यूट्यूब के माध्यम से कोने कोने में राइट टू रिकॉल के विचार पहुंचा रहे। उससे जो हमारा सुपीरियरिटी का जो झंडा चल रहा था वो रुक गया 5 साल से। अच्छा साहब फिर कुछ नहीं हो रहा, सब जाके वापस सो गए अपने घर में। फिर राजस्थान के उपचुनाव आए, विधानसभा उपचुनाव आए, वहां पर हमने यही काम किया दूसरे शहर में जाके। वो भी कब कर पाए? भीलवाड़ा में जब 50 कैंडिडेट थे आपके पास। सुनिएगा, भीलवाड़ा में नगर निगम चुनाव में उतरने वाले 50 कैंडिडेट राइट टू रिकॉल पार्टी के पास जब थे, तो उसके 4 महीने बाद आने वाला राजसमंद में जो विधानसभा उपचुनाव था वहां पर जाने के लिए उन 50 में से एक भी आदमी तैयार नहीं था। किसी की इच्छा नहीं थी, किसी के पास पैसे नहीं थे, किसी के पास टाइम नहीं था, किसी को बच्चा देखना था, किसी को बीवी देखनी थी, किसी को दुकान देखनी थी, किसी को मकान देखनी थी। इन 50 आदमियों के खारिज होने के बाद एकमात्र इकिगाई सिद्ध आदमी मिले, इनको हितेश शाक्य, जिनको इतनी समझ है, जिनके पास इतना जुनून है, अकेला जाके वहां पे पर्चा भर सकते हैं, उनको पर्चे पहुंचा दिए जाएंगे। पैम्फलेट वो गली में घुस घुस के राइट टू रिकॉल का प्रचार कर सकते हैं। IITN लेवल के आदमी जो PM लेवल तक की सोच रखते हैं और जिनको अपने सर्वाइवल के लिए पैसे कमाने की जरूरत नहीं, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी है। और व्यवस्था में आप जैसे महान लोगों ने योगदान दे रखा है, एक्सट्रीमली कमेंडेबल जॉब। तो उनको वैसे आदमी मिले। ये सारी कहानी किसके बारे में हम कह रहे हैं कि हम रोते क्यों हैं? रोते तब हैं जब एक तो जो हमारा बेसिक अधिकार था वो हमको दिया नहीं। आपकी व्यवस्था ने बोला कि आप को ये करना पड़ेगा, तो हमने वो किया, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है। तो क्या हुआ? ये चुनाव हमने लड़ लिया। चुनाव कैसे लड़ लिया? हमने बताया ना कि एक तो इतने एहसान पे एहसान पे एहसान पे एहसान पे एहसान पे एहसान, परीक्षाओं पे परीक्षाएं पास किए जा रहे हैं हम। बताया ना, जब चुनाव आया तो 50 आदमी से कोई नहीं मिला जाने के लिए, हमको जाना पड़ा। तो ये विधानसभा उपचुनाव हो गया 2021 का, फिर 2023 का विधानसभा का चुनाव हो गया जिसमें हम कंटेस्ट कर रहे थे राजस्थान से, अजमेर से। तो क्या हुआ कि पहली बात तो जब हमने 2 जगह डंका बजा दिया है, पूरे देश में डंका बज जाना चाहिए, पूरे अमेरिका तक डंका बज जाना चाहिए कि एक छोटे से शहर अजमेर में हितेश शाक्य नाम के एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ने राइट टू रिकॉल का डंका पीट दिया। पूरी दुनिया में रातों रात क्रांति आ जानी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए मनुष्यत की हरामखोरी और मक्कारी की और नालायकी की और नामर्दानगी की और निष्क्रियता की हद होती है।
वो हुआ नहीं, तो अब चुनाव आ गए। तो अब जब ये विधानसभा के चुनाव में हम कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें वो पार्षद जिसके अगेंस्ट हमने कंटेस्ट किया था, जो बन गया 2021 में नगर निगम चुनाव में, उसका ही वो एरिया था। तो उसमें पहली बात तो चुनाव में हमारे साथ अजमेर का कोई भी आदमी कैंपेनिंग करने आया नहीं। गाली दे दे के, लोगों को दुहाई दे दे के, मदन सिंह ढींगरा की, वीर सावरकर की, सुभाष चंद्र बोस की, कान्हा हरे की, खुदीराम बोस की, चाफेकर बंधुओं की दुहाई दे दे के लोगों को प्यार से, प्रेम से गाली दे के, फटकार के लोगों को हमने बुलाया। कोई बिहार से आया, कोई मुंबई से आया, कोई पूना से आया, कोई पटना से आया, कोई कहां से आया, कोई कहां से आया। अब आप समझिए, जो मेरा बेसिक अधिकार था, बेसिक केला, बेसिक अधिकार था नींद, उसके लिए आपने बोला कि व्यवस्था ऐसी, उसको बदलने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब जब चुनाव लड़ने पड़ते हैं तो उसके अंदर एक बहुत मोटी किताब दे दी जाती है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कभी। इतनी मोटी किताब दे दी जाती है कि चुनाव आयोग बोलता है आप इसको पढ़ो, तब आपको सारे नियम कानून समझ में आएंगे चुनाव लड़ने के। लेकिन ये इतना बड़ा बलिदान एक व्यक्ति पवन जूरी पहले कर चुका है, जिसने सारी चीजें पढ़ी भी हैं, उसने शॉर्ट में हमको बता दी। तो ये सब क्रांति पे क्रांति हो रही है, आप समझ रहे हैं ये थ्रेड कहां जा रहा है। ये सब क्रांति पे क्रांति हो रही है। तो ये सब पढ़ लिख के उसके बाद भी मैं चौराहे पे खड़े होके पूरे देश से लोगों को बुलाकर, उसमें से 5, 7, 15 आदमी तो क्या होंगे मुश्किल से, उनको बुला के चुनाव का प्रचार कर रहा हूं। उस चौराहे पे खड़े होके, जिस चौराहे, जो चौराहा दूसरे चौराहे पे जब मिलता है ना, तो उस चौराहे पर उस बीजेपी के पार्षद का मकान है। तो वो जो बीजेपी पार्षद की जो बीवी है, जो अपने नगर निगम चुनाव में चप्पा चप्पा भाजपा करते हुए पूरे चप्पे चप्पे के अंदर घूम रही थी, वो वहां पे स्कूटी लेके खड़ी है। और इस मोमेंट पे जब हम प्रचार कर रहे हैं, तो इस मोमेंट पर इतना सारा इकिगाई सिद्ध करके, इतना सारा श्रम करके, इतना लोगों को हड़का के बुला के, इतना पूरी क्रांति करके, जिसकी हमें क्या जरूरत है, दैट्स अ होल पॉइंट। ये सारी बात कहां से आ रही है? ये सारी बात कंपैशन से आ रही है। बिकॉज हमारे को ना कोई पढ़ाई की कमी रही, ना हमको संसाधनों की कमी रही, ना इंटेलिजेंस की कोई कमी रही, ना जुनून की कोई कमी रही, ना पैसे की कोई कमी रही, ना जॉब की कोई कमी रही। तो हमारी जिंदगी हमेशा से सही थी, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो हम भी अमेरिका जाके बहुत मौज कर सकते थे, बहुत पैसा मिल रहा था, हम अपने बहुत एकदम लड़कियों पे खर्च कर सकते थे, अपनी अय्याशी कर सकते थे। जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम अय्याश आदमी है, हम बहुत अय्याशी कर सकते थे, लेकिन हमारे अंदर कंपैशन था। हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं, दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। दुनिया के अंदर जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो बेरोजगारी है, जो बलात्कार है, जो भ्रष्टाचार है, ठीक है, ये सब शब्द मैंने दे दिए तो लग रहा है कि भारी भारी बातें कर रहा है, बट बात तो करनी पड़ेगी ना, भारी हो या हल्की हो। हमारे मन में ये सब भावनाएं आती हैं बचपन से। अरे भैया, हम तो उस प्रकार के बच्चे हैं कि हमारी किराएदार औरत जब प्याज के छिलके भी सड़क पर फेंक देती थी ना, बचपन की बात कर रहा हूं, आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस टाइम पे थोड़ी ना होता था गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, इतनी सफाई थोड़ी ना होती थी। सड़क पे कचरा फेंकना, वो भी अजमेर जैसे शहर में आम हुआ करता था। उस टाइम पे भी बच्चे की सोच ऐसी थी कि इस औरत को जीने का अधिकार नहीं है। ये जो पंखे का स्विच जो हाइट पे होता है ना, हम उतने छोटे थे कि हमारा हाथ नहीं जाता था, लेकिन कमरे से बाहर निकल रहे हैं तो उसको थोड़ा उचक के, और जो दीवार के सारे एक पत्थर लगा होता है उसके ऊपर चढ़ के उस पंखे और बिजली को बंद करना है, ऊर्जा बचानी है। बचपन से हमारे ये ख्वाब है कि ओजोन परत का क्या करना है साहब। आप समझ रहे हैं, हम उतने ज्यादा पर्यावरण के प्रति, मानवता के प्रति, फेलो ह्यूमंस के प्रति, सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक हैं। हम बचपन से क्रांतिकारी आदमी हैं, और क्रांतिकारी आदमी क्रूअल नहीं होता भाई साहब, वो असल में कंपैशनेट होता है। वो अपने कंपैशन से देख पाता है, अपनी कॉन्शियसनेस से देख पाता है कि इस हरामखोर की वजह से उस औरत का बलात्कार हो गया। अगर इसने राइट टू रिकॉल की मांग उठाई होती तो ये एमपी और एमएलए इतने ताकतवर नहीं होते, ये मिनिस्टर और सीएम और पीएम और ये एसपी और जज इतने ताकतवर नहीं होते, जिसकी वजह से ये जो लड़की है इसका बलात्कार हो गया, इसके अंगों के अंदर पता नहीं क्या क्या डल गया, ये सब नहीं होता। तो ये उसको इतनी एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस से उस निष्क्रिय नामर्द को समझ में नहीं आ रही है बात। इसलिए ऑन द कंपैशनेट ग्राउंड्स आई हैव टू बी क्रूअल टू दिस पर्सन एंड आई हैव टू बिहेव एरोगेंटली, so that arrogance and cruelty is the result of that compassion, you need to understand। आप समझ रहे हैं? तो कंटिन्यू करते हैं वो इलेक्शन वाली बात। तो
इतना कंपैशन है हमारे अंदर, हमको कोई जरूरत नहीं है क्रांतिकारी बनने की, बचपन से हीरो बनने की तो चाह कभी थी नहीं। बचपन से ये चाह थी कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखें, एक्सप्लोर करें, जीकर देखें। तो क्रांतिकारी हमें क्यों बनना है? कि हमें कोई हीरो थोड़ी ना बनना है, ना समाज में हमें कोई योगदान देना है, समाज में कोई योगदान नहीं देना हमें। हम तो कंपैशनेट हैं, फेलो ह्यूमंस के प्रति हम देख पा रहे हैं, हमारी बचपन से चेतना इतनी विकसित है कि तुम्हारी नामर्दानगी और बुजदिली की वजह से लोगों के ऊपर काफी जुल्म हो रहे हैं, तो उसको तुम ऐसा नजरअंदाज करके अपना शैलो जीवन कई कई साल तक, 40-40 साल तक कैसे जी सकते हो? तो उतनी डेप्थ के कंपैशन के साथ में निकलती है वो गाली जब हम किसी को गुलाम और हरामखोर बोलते हैं। तो आप समझिए। और 2016 में हमने आपको बताया ये कि जब हमारा हार्ट चक्र खुला तब से अचानक से हमारा नॉनवेज छूट गया, क्योंकि 2016 में जब हमारे चक्र भी खुले और 2016 में ही वो वारदात भी हुई कि उसके पहले तो हम चिकन खूब पेल पेल के खाते थे, बट कभी चिकन को कटते हुए देखा नहीं। तो जब चिकन को हमने कटते हुए देखा, मुसलमान उसको हलाल कर रहा था, उसकी गर्दन पे चीरा लगा दिया और एक कचरे के डब्बे जैसे पात्र के अंदर उसको तड़पने के लिए छोड़ दिया। तो वो जब तड़पने के लिए उसको छोड़ दिया तो वहां पर हमारे चक्र जाग गए भाई साहब। तो आप समझिए, उस इवेंट को देख के चक्र जाग गए हमारे। हम इतने कंपैशनेट आदमी हैं। और बच्चे को देखकर, मतलब ये शुरू की बात है, 2016, 17, 18 की बात है, जब बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आते थे तो हमारे दिमाग में वो राजीव दीक्षित की स्पीचेस गूंजती थी, तारे जमीन पर गूंजता था। तो बच्चों को देख देख के हमें रोना आता था, जस्ट बिकॉज बच्चा तैयार होकर स्कूल जा रहा, हमें रोना आता था। हम उस लेवल के कंपैशनेट आदमी है भाई साहब, ठीक है। अभी सुपीरियर सोसाइटी शुरू करने के बाद एक सुपीरियर लड़की मिली, उससे आश्वासन मिला कि वह प्यार करेगी। उसको हम एक कमरे में लेकर गए, बिस्तर पर हम थे, हम पूरे कपड़े में थे और हमारे ऊपर वो थी पूरे कपड़े में। उसने हमको पूरा बाहों में ले लिया, हमने उसको पूरा बाहों में ले लिया और हम इतना जोर जोर से रोने लगे कि जैसे कौन सी बरसों की एनर्जी फंसी हुई थी जो कि आज रिलीज हो गई। आप सोचिए, मतलब इसको हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते इस वाले इंसिडेंट को। बट ये सारे इंसिडेंट्स देखिए तो आपको पता चलेगा हम कितने रोतलू आदमी हैं। और जब भी हम किसी के साथ एरोगेंटली या क्रूएल वे में बिहेव कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा कंपैशन है, उसके पीछे हमारी एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस है, ठीक है। और आईआईटी के प्रति हम कितने इमोशनल है, इसको तो हमने कितनी जगह लिखा है, डेमो में दिखाया है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो आईआईटी के प्रति कितने इमोशनल हैं, जानवरों के प्रति कितने इमोशनल हैं, मदर के प्रति कितने इमोशनल हैं, देश के प्रति, देशवासियों के प्रति कितने इमोशनल हैं, ह्यूमैनिटी के प्रति। और मतलब ये जो लकड़ियां होती हैं, लकड़ियां, मुझे तो लाशें नजर आती हैं, पेड़ों की लाशें हैं। तो आप समझ रहे हैं, हम पेड़ों को कटने से भी हमें दिक्कत है। हम तो पेड़ों के प्रति भी कंपैशनेट हैं, बच्चों के प्रति कंपैशनेट है, लड़कियों के प्रति बहुत कंपैशनेट है। और यदि आप हमसे पूछ लें कि दुनिया की सारी समस्याएं, सबको इग्नोर कर दो, कोई एक समस्या है उसको इग्नोर मत करो और उसको सॉल्व करो, आपको पता है कौन सी समस्या बताएंगे? हम चाइल्ड सेक्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या बताएंगे। छोटी छोटी बच्चियां जो उठाई जा रही हैं और बचपने के अंदर ही प्रोस्टिट्यूशन में डाली जा रही है और बचपने के अंदर ही काट देली जा रही हैं, उनकी बलि दे दी जा रही है। वो प्रॉब्लम हमको चुभती है, उससे रिलेटेड हमने फिल्म्स देखी हैं भाई साहब। आप समझ रहे हैं? एक छोटा सा वीडियो है हमारा, उसका टाइटल है दुनिया में सबसे व्हाट्स द अगलीएस्ट थिंग। उसमें हमने उन फिल्म के सीन्स को मेंशन किया है ताकि यदि आपको पूरी फिल्म ना देखनी हो तो आप जाके उतना पार्ट देख लीजिए, आपको रियलाइज हो जाएगा कि दिस इज द अगलीएस्ट थिंग। तो आप समझ रहे हैं कि जिस चीज को हम अगलीएस्ट मान रहे हैं, हम कितने कंपैशन और काइंडनेस से आते हैं। और हम हमेशा ऑथेंटिक बिहेव करते हैं। यदि हमें हंसने को हो रहा है तो हा 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 करके हंस देंगे, रोने को हो रहा है तो रो देंगे, और गाली आ रही है तो गाली दे देंगे,
और गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा दे देंगे, क्रांति आ रही तो क्रांति कर देंगे। तो इतना ऑथेंटिक बिहेवियर है हमारा। तो इसमें क्या है, मतलब इट इज टू सिंपल टू कॉम्प्रीहेंड फॉर पीपल, दैट्स व्हाई पीपल फाइंड इट एरोगेंट एंड अनयूजुअल, अनसोशियल एंड क्रूअल। तो ये सारी चीजें हमने बता दी, गानों के बारे में, फिल्मों के बारे में, RS स्टेडियम के बारे में, इश्क विश्क के बारे में। आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। और कुछ याद आएगा तो बाद में बताएंगे। नमस्कार।